अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। तो बाहर से एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो पहला क्वेश्चन इसका MCQs का है। तो हम ऐसा करते हैं, नोट पैड की तरफ चलते हैं और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन जो है दर्जैल में से वो आपने बताना है कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स। क्या मतलब हुआ, इस जगह पे हम लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एक बार जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए और उसके बाद जो दी गई ऑप्शंस हैं उसको एक निगाह उस पर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज़ जो है वो कैसे आएगा, ये जब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे बोर्ड मैथ्स का रूल आपने सीखा था तो पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर a को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या जवाब आ जाएगा, AB प्लस AC माइनस AD। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जवाब जो है उधर ऑप्शंस में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो ब्रैकेट्स में ही अभी आंसर है और प्लस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें तो AC प्लस AB माइनस AD। तो AC यस AC मेरे पास है, उसके बाद AB यस AB भी है और AD यस AD भी है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है कि तरतीब का फ़र्क है। ठीक है, जैसे इधर अगर देखें तो जो ऑप्शंस हैं उसमें ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी, A प्लस बी प्लस सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस बी प्लस A। ठीक है, तरतीब से जैसे 2 जमा 3 जमा 1, इसका भी वही जवाब होगा, 1 जमा 2 जमा 3, इसका भी वही जवाब होगा। ठीक है, तो तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी ऑप्शंस पे भी एक बार निगाह डाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेहतर रहता है। जैसे ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में माइनस है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में एक प्लस है और एक माइनस है। तो इट्स मीन के सेकंड ऑप्शन जो है वो हर तरह से इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर जो है राइट आंसर जो है हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो बी को आप सर्कुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को देखें तो ये रहा पार्ट सेकंड। काफ़ी को नज़र ना आ रहा हो सकता है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a टू द पावर r लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई a टू द पावर माइनस s लिखा हुआ है, आगे डिवीजन है a टू द पावर s लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है किस के इक्वल आ सकता है, इसके या इसके। ठीक है, तो कौन सी इन चारों ऑप्शंस में इसके साथ मैच करती है तो वो चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस डिवीजन का मतलब ये है कि जैसे अगर 1 डिवाइड बाई 2 अगर लिखा हो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइड बाई 2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पहले थोड़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि आप लोग इसको मेरी बात को अच्छे से समझ सको, a टू द पावर r मल्टीप्लाई a टू द पावर माइनस s और डिवाइड बाय a टू द पावर s। ठीक है, तो अब जो है आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा। जैसे पहली ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहली ऑप्शन है a टू द पावर r माइनस s। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a टू द पावर r माइनस s। ठीक है, तो अब देखते हैं ये मैच करता है इससे। तो अगर इसमें देखें हम ये इससे मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखिए a टू द पावर r तो बन सकता है लेकिन a टू द पावर s यहाँ पर पहले से मौजूद है और नीचे से अगर ऊपर s लेकर आएँ तो वो नीचे प्लस का है। तो जब नीचे कोई प्लस का या माइनस को जब उसको ऊपर लेके आते हैं एक्सपोनेंट को तो साइन बदल जाता है, तो ऊपर आके भी ये माइनस का हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बनता है, a टू द पावर r और a टू द पावर माइनस 2s, ये तो बन सकता है। ठीक है आंसर, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकता r माइनस s। ठीक है, क्योंकि अब इसको अगर इकट्ठा भी आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर r माइनस 2s। ठीक है, सॉरी यहाँ पे s नहीं लिखा। तो ये तो बन सकता है लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ s है तो दैट्स वाई कि इसके साथ मैच नहीं होता। तो इसको हटा देते हैं, दूसरी ऑप्शन देखते हैं। दूसरी ऑप्शन देखें तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है a, यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं, a टू द पावर r
प्लस 2s, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए a टू द पावर r मल्टीप्लाई a टू द पावर माइनस एस, नीचे से ऊपर s आएगा तो माइनस एस, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर r a टू द पावर माइनस 2s। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करें तो बेस एक जैसे हैं, तो a टू द पावर r प्लस इंटू माइनस 2s हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अगले स्टेप में देखें तो प्लस माइनस माइनस यानी प्लस जो अंदर के साइन नहीं बदलता, तो ये r माइनस 2s आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे r प्लस 2s है, तो इट्स मीन के ये भी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, a टू द पावर r, थर्ड कर रहे हैं a टू द पावर r मल्टीप्लाई a टू द पावर 2s। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया था a टू द पावर माइनस एस, नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस एस, तो ये होगा a टू द पावर r a टू द पावर माइनस 2s होगा। ठीक है, सॉरी एक तो s लिखना हमेशा भूल जाता हूँ, माइनस 2s। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 2x, लेकिन इसको सॉल्व करें तो माइनस 2s आता है, तो इट्स मीन के माइनस की वजह से ये भी मैच नहीं होता, तो इसको भी मिटा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही होगा। अब देखिए देखते हैं कि वो कैसे मैच होता है। फोर्थ ऑप्शन a टू द पावर r डिवाइड बाय a टू द पावर 2s। ठीक है, तो यस ये हो सकता है। देखिए a टू द पावर r है तो ये वैसे का वैसा, और अब जो है नीचे वाले एक्सपोनेंट को भी ऊपर लेकर आ सकते हैं और ऊपर वाले एक्सपोनेंट को भी नीचे लेकर जा सकते हैं। शर्त ये होती है कि इनका साइन बदल जाता है। तो अगर मैं नीचे का a रहने दूं, ऊपर वाला s जो है नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो s प्लस s हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर r डिवाइड बाय a टू द पावर 2s। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो इसके साथ मैच करता है, तो इट्स मीन के सर्कुलेट करेंगे, इसको सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास है, थर्ड पार्ट है अंदर रेडिकेंड है हमारे पास ए बी और इंडेक्स है एन। ठीक है, तो इसके साथ कौन कौन सी ऑप्शन है, सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि ए बी है, तो ये तो इसके साथ बिल्कुल ही मैच नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों रेडिकल की फॉर्म में है, और इधर जो है एन है इंडेक्स, इधर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स मीन इधर इंडेक्स 2 है, तो ये दोनों तो एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगी। पहली ऑप्शन ख़त्म। दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है, एन इंटू ए बी, तो इसका और इसका कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ये जो है वो इसके इक्वल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इधर एन जो है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये बिल्कुल बेतुका सा है, तो इसको तो हटा ही देते हैं, ये तो आसान सा था। थर्ड अगर देखें, ठीक है, होल की पावर n। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बदलूं तो ए बी वैसे का वैसा रहता है और इंडेक्स नीचे आ जाता है, तो ऐसा बनता है। ठीक है, ये 4 नहीं है, ये n है। ठीक है, ये गलत है। अगर इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में भी लेके जाएंगे तो ये जवाब नहीं आएगा, तो इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ है हमारे पास ए बी इंटू 1 बाय n। ठीक है, ये तो मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट्स मीन के फोर्थ ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखिए ये ए बी इंटू 1 बाय n। ठीक है, नीचे वाले को मिटा ही देते हैं। तो उसने यही पूछा था ना कि किसके इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट 3 जो है वो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा कि ये किसके इक्वल आएगा। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि ये जो 4 नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर जो है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहा जाता है, पहला तो यही। ठीक है, तो जैसे पहली ऑप्शन ए हमारे पास है 3, तो इसके मुताबिक ही समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहा जाता है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 बाय 3। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि किसी भी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखते हैं तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, और इनका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रिज़ल्ट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और शक्ल कैसे होती है, शक्ल ऐसी होती है कि एक नंबर अगर 3 है तो उसको आगे फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो क्या अब 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उसने क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे ये बोला है कि सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ का मतलब खुद, यानी कि 3 जो है क्या खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1 डिवाइड बाय 3 का। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता।
जैसे ही वो नंबर मिलेगा तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप परेशान ना हो अगर समझ में नहीं आ रहा। जैसे सेकंड ऑप्शन कौन सी है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है -3, ठीक है। तो -3 जो है क्या खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखूं तो आप देखिए -3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 डिवाइड बाय -3, ठीक है, और इसका रिजल्ट तो 1 आ जाता है। लेकिन जैसे कि खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, -3 जो है वो किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 1 डिवाइड बाय -3 का। तो इट्स मीन के ये दोनों नंबर एक जैसे होंगे तभी हमें हमारा वो नंबर होगा, या तब हम कह सकेंगे कि सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये खुद का, ठीक है। तो बहरहाल ये भी नहीं है। तीसरे की तरफ चलते हैं। आपको जैसे ही जब तक वो नंबर नहीं मिलेगा ना आपको बात सही से समझ में आएगी नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं, जैसे -1 है, ठीक है, ये है वो नंबर। कैसे, अब देखिए -1 का आप जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय -1, ठीक है, और इनका रिजल्ट जो है वो +1 आ जाता है। कैसे, देखिए 1 1 दा कितना होता है 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1 1 दा 1 हो गया। तो अब आप देखिए इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि -1 जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कि बाकियों में आप देखेंगे तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाय -3 था, इसका 1/3 था, लेकिन यहाँ पर -1 का -1 ही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ ना, तो दैट्स वाई के सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा हुआ है, और इसका आंसर जो है वो भी +1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर डी को देखेंगे तो चलो आपकी थोड़ी समझ में इजाफा होगा कि समटाइम्स क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाते हैं। तो जैसे 0 है, 0 क्या खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई जब 1/0 से करेंगे तो आपके पास 1 कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, और अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि -1 जो है वो क्यों सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। क्योंकि -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 भी आ जाता है, और ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन √a इज़, अगर a जो है वो 0 से बड़ा हो तो ये जो है वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखेगा, या इंटीजर से, या इरेशनल से, या रैशनल से। तो क्वेश्चन को एक बार मैं ऐसा करता हूँ नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख सको। जैसे कि ये नीचे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो ए जो है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है जो 0 से बड़ा हो। जैसे 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, 2 भी 0 से बड़ा होता है। तो इसी तरह 3 4 5 कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए। लेकिन उसने ये नहीं बताया वो नंबर कौन सा है, बस ये बताया 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम उस ए का इसी तरह रेडिकल लें, ठीक है, तो वो नंबर जो है यानी ये नंबर जो है वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखेगा, क्या वो रियल से रखेगा, इंटीजर से, रैशनल से, या इरेशनल से, ठीक है। तो अब इसका जवाब देखें आसान सा है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो कि मैंने आपकी बुक से ही ली है, ये रही पिक्चर। इधर आप ध्यान से देखेंगे तो रियल नंबर जो है, ठीक है, चाहे जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नॉन रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी कि आप ये देख सकते हो कि सबसे ऊपर क्या चीज़ है, सबसे ऊपर रियल नंबर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यानी कि ये जो है इसका आंसर चाहे तो रैशनल से आए, ठीक है, जो ऑप्शन है, चाहे तो ये नंबर रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है। और कौन सा उसने दिया गया पार्ट के अंदर देखें तो रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, चाहे इसका जवाब जो है वो इंटीजर हो, ठीक है। यानी इसका जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि नंबर तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो रियल नंबर तो ज़रूर होगा, क्योंकि पहली ऑप्शन जो है वो रियल नंबर है। क्योंकि
चाहे इसका जो आप इससे ताल्लुक़ रखें, चाहे इससे रखें, चाहे इससे रखें, लेकिन ये सारे जो फैमिली ऑफ नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने आपको चार्ट दिखाया है कि आप देख सकते हो कि आंसर चाहे इस नंबर में हो, चाहे इस नंबर में, चाहे इसमें किसी भी नंबर से ताल्लुक़ रखता हो, वो रियल नंबर तो ज़रूर होगा। तो इसलिए आसानी से, क्योंकि नंबर उसने बताया नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन क्योंकि उसने दे दिया कि ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है, कि इसका आंसर जो है वो रियल नंबर तो ज़रूर होगा, क्योंकि तकरीबन हर नंबर ही रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है जो भी आप मैथ की बुक के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए रियल नंबर का सेट क्योंकि बहुत बड़ा होता है, इस सेट के अंदर इंटीजर, रैशनल, इरेशनल तीनों आ जाते हैं, तो इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि रियल नंबर से ज़रूर उसका आंसर जो है वो ताल्लुक़ रखेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, एफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए, अगर ए प्लस बी जो है वो ए के बराबर हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, इन चारों में से बी किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर समझाऊँ तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बराबर लिखा हुआ है ए के, ठीक है। अब मुझे बी की वैल्यू क्या रखूँ, ठीक है, कि ये इक्वेशन जो है वो सही साबित हो जाए। तो ऑप्शंस में क्या क्या नंबर दिए गए हैं हमें, 1, ठीक है। अगर b की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, a + 1, तो क्या मेरे पास a आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और क्या वैल्यू दी गई है, -1, तो अगर b की वैल्यू मैं -1 रखूँगा तब भी a मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे अगर चलें तो a की वैल्यू, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a, ठीक है। तो अगर a हम वैल्यू रख दें b की जगह, तो यहाँ पे a रख दिया, तो क्या a आएगा, नहीं, 2a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर क्या दिया गया है, अगला नंबर 0, ठीक है। तो अगर 0 को देखूं तो a + 0, तो मेरे पास a आ जाता है, ठीक है। तो 0 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ से पता चला कि b की वैल्यू जो है हम 0 रख सकते हैं अगर इस इक्वेशन को सही साबित करना है तो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर हुआ, 6 का डी पार्ट, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 1, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी, अगर ए बी जो है वो 1 के इक्वल हो, जैसे कि ए बी दो वेरिएबल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि बी की वैल्यू हम क्या रखें ऐसे सिनेरियो में, कि बी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखें कि ये इक्वेशन जो है ठीक साबित हो जाए। तो जो जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके मुताबिक ही रखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन में नंबर है ए, तो 1 अगर यहाँ पे रखें तो ए वैसे का वैसा, बी की जगह अगर 1 रख दें तो क्या ये इक्वेशन सही साबित होती है, नहीं, ये हो जाती है ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि गलत हो गया। इसी तरह पीछे आगे चलते हैं, 1 के अलावा दूसरा कौन सा नंबर है, 1/b, अगर यहाँ पे 1/b रख देंगे तो क्या ये इक्वेशन सही साबित होती है, नहीं होती है, तो कैंसिल ही नहीं होती, ये बन जाएगा a/b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो b की वैल्यू 1/b भी नहीं रख सकते। तो थर्ड नंबर जो है उसकी तरफ चलते हैं, वो क्या है, 1/a, अगर हम यहाँ पे 1/a रख दें, ठीक है, तो क्या ये सही साबित होता है, यस, अब ये सही साबित हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका तो पता है ना कि इस मल्टीप्लाई को हम ऐसे ब्रैकेट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा, 1, तो 1 इज़ इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन जो है वो सही साबित हो गई। तो b की वैल्यू कितनी रखेंगे, b की वैल्यू अगर 1/a रख देंगे तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो सही साबित हो जाएगी। और अगर कॉन्सेप्चुअल बात करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 यानी a का रेसिप्रोकल रखेंगे तब 1 आता है। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शंस में से 1/1 जो है इसी तरह पुट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि 1/a रखने से हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड को जो है आप सर्कुलेट कर दोगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक
वाई स्केयर माइनस 17 जो है वो किसके इक्वल होगा इन चारों को अगर सामने रखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आ गई, कॉन्सेप्चुअल एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि हर नंबर जो है खुद अपने ही बराबर होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है, तो अगर ये एक इक्वेशन है, ठीक है, यानी इक्वेशन का एक एंड ये है, ये एक एक्सप्रेशन है, अगर वाई स्क्वायर माइनस 17 तो आगे चल के ये एक नंबर ही तो बनेगा। ठीक है, वाई जब वाई की वैल्यू पता चलेगी और आगे हल करेंगे तो एक आंसर आएगा, वो आंसर एक नंबर ही होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो कोई भी नंबर होता है वो खुद अपने बराबर होता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन अभी सॉल्व नहीं हुई तो इस कंडीशन में भी ये खुद अपने बराबर ही होगी और किसी के बराबर नहीं होगी। तो क्या वाई स्क्वायर माइनस 17 जो है क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? तो अगर देखें तो वाई स्क्वायर माइनस 17 यस ये मौजूद है। ठीक है, सी के अंदर। तो इट्स मीन के रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक सी जो आपका ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एफ ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अगर ये इक्वेशन हो तो बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको अगर पिछले क्वेश्चंस की तरह ये एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस तरह का, जैसे कि इधर बोला गया है ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और बदले में जवाब ए ही आ रहा हो, तो ऐसे सिनेरियो में ये जो बी है ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1 बाय 1 वैल्यूज़ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली पुट करके देख लेंगे, जैसे 1 बाय ए। ठीक है, क्या ये हो सकती है? तो अगर मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू ए, तो बी की जगह अगर मैं वैल्यू रखूँ 1 बाय ए, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये इक्वेशन सही साबित होगी? नहीं, ये बन जाएगी 1 इज़ इक्वल टू ए। तो इट्स मीन के ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगला ऑप्शन कौन सा? अगला ऑप्शन है 1। तो 1 पुट करके देखते हैं इसके अंदर। तो इसको जो है यहाँ से मिटा देता हूँ, बी की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, ए बी की जगह 1 पुट किया तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू ए। तो या ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बी जो है ऑप्शन राइट होगा। अगले को भी करके देख लिया करो आप एहतियातन, समटाइम्स क्या होता है गलती हो जाती है। जैसे इससे अगला ऑप्शन ए है, तो ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन जो है वो -1 है। ठीक है, तो -1 को भी अगर मल्टीप्लाई करवा कर देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू ए। तो ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ 1 अगर पावर रखेंगे बी की तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो सही साबित होती है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद 1 वाली ऑप्शन जो है उसको सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारी राइट ऑप्शन है। तो पार्ट नंबर 10 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एफ ए बी इज इक्वल टू 1, अगर ये इक्वेशन हो व्हाट इज़ बी कॉल्ड। तो इस इक्वेशन में बी जो है वो क्या कहलाएगा इन चारों ऑप्शन के अंदर से। ठीक है, तो इस मकसद के लिए मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन हमें दी गई है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने बताना है कि b जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइड बाय a जो है इसका, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 बाय a। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपको याद होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो उसका रेसिप्रोकल होता है और वो 1 के इक्वल होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और 1 बराबर आ जाता है 1 के। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी जो है अगर मैं कह दूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, ए का, तो ऐसे सिनेरियो में ये इक्वेशन सही साबित हो जाती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझ में पहले से अगर आती हों तो समझना आसान होता है। मैंने पिछली एमसीक्यूज़ में भी ये बात बताई थी और दोबारा से भी बता दिए। नहीं समझ में आया तो 2 तरीके हैं, या तो आप अच्छे से जान लो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी
कोई भी नंबर है या वेरिएबल है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये बनता है और इससे इक्वेशन बिल्कुल सही साबित हो जाती है, इसलिए मुझे पता चला। दूसरा तरीका ये है कि अदर ऑप्शंस को भी देख लो कि वो क्या है, जब अगर वो गलत साबित हो गए तो सही बात सही लगेगी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर तो हमेशा ऐड का साइन होता है, तो वो तो यहाँ हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर ये होता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दोबारा वही आंसर आ जाता है। जैसे कि ए के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए दोबारा आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी मैंने आपको अभी बताया, पिछली एमसीक्यूज़ में बताया था। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये इन्वर्स का मतलब ये होता है कि खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना। जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। लेकिन ऐसे सिनेरियो में हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो b की वैल्यू पूछी गई है, तो b की वैल्यू जो है वो क्या है, वो ये बन सकती है कि b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, तो ये जो है आंसर ठीक होगा, ना कि ये सेल्फ वाला ठीक होगा, क्योंकि ये तो एक बात कही जा रही है, इसके अंदर प्रॉपर वे से समझ में आ रहा है कि बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तभी जो है वो 1 आया है, ठीक है। तो जो कोशिश की है मैंने समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कब होल्ड नहीं करती, एडिशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सब्सट्रैक्शन के अंदर, या दोनों के अंदर, ठीक है। तो कब होल्ड नहीं करती, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, कब होल्ड करती नहीं, कब नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए अगर प्लस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से देखें तो a + b = b + a, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अरेंजमेंट या तरतीब के बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1+2 लिख दे और 2+1 लिख दो, दोनों का जवाब जो है वो 3 आ जाएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये प्लस के अंदर हो गई। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें तो a × b = b × a। अगर नंबर की फॉर्म में देखें तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जवाब तो हमेशा वही आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये एग्जिस्ट करती है, एडिशन के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखें तो a - b = b - a, ठीक है। तो अगर अभी आपको समझ में आएगा 1 - 2 = 2 - 1, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसका जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो इट्स मीन के सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट ऑप्शन देखें तो बोथ a एंड b, क्या a और b दोनों जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करती है, तो ये तो सरासर गलत है। तो आपने देख लिया कि a जो है वो भी होल्ड करती है, ठीक है, और b जो है वो भी होल्ड करती है। सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो c जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या मतलब हुआ कि जितने भी ये नंबर हैं इन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो 1.1 के अंदर उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस किए थे उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में होगा। मैं जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देता हूँ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 × 1/5, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले इसका जो डेसिमल पार्ट है वो देखते हैं किसके इक्वल होगा। तो ये है 5 और इसके बाद +1/5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद -5 तो वैसे का वैसा रहेगा। ये डेसिमल जो पार्ट है इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आ गया कैलकुलेटर, 1/5 कितना होता है, 1/5 ये होता है 0.2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2। तो ये इन द एंड क्या हो जाएगा, -5.2, ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे इन्हें। तो जब अब ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ -5.2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.2, ठीक है। तो अब इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन चाहिए।
तो मैं यहाँ पर स्केल ले आता हूँ, उसकी मदद से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया हमारा स्केल, इसको थोड़ा सा नीचे सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल मैंने सीधा रख लिया। रखने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। तो हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 इंच के फासले से भी आप इक्वली पार्ट्स बना सकते हैं, 2 इंच के, 1.5 इंच के, तो इक्वली रखना है, ठीक है। तो मैं 1.5 इंच के या 1.5 यानी कि 1.5 इंच के डिफरेंस से जो है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे इक्वली पार्ट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्केल को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये स्केल गया हट। अब मुझे क्या नंबर है 5.2 माइनस का, तो इट्स मीन के मुझे 6 से शुरू करना चाहिए। यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे -5, -4, -3, -2, -1 और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहे 2-3 शो कर लो। उम्मीद करता हूँ पिछले यानी कि क्वेश्चंस में सारी चीज़ें 1.1 में बताई थी, यहाँ पे तो जस्ट उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसके बाद रेड लाइंस के ऊपर भी वाइट लाइंस डाल लेते हैं, क्योंकि रेड लाइंस को मिटा देंगे, जैसे कि पेंसिल का इस्तेमाल करते थे कॉपीज़ के ऊपर। तो ये इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें शो करना है 5.2 को, ठीक है। तो जैसे कि 5.2 किधर शो होगा, इधर शो होगा, ठीक है। तो 5 और 6 ये भी आप लोगों को याद होगा, जैसे कि ये 5 है और ये 6 है, इसके दरमियान 9 इक्वली पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो टोटल 10 हो जाते हैं, ठीक है। नहीं याद तो अब याद आ गया होगा। तो मुझे अगर 9 लाइंस इक्वली डालूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मिसाल के तौर पे ये इक्वली पार्ट्स हैं। तो अब मुझे 5.2 है, तो सेकंड लाइन की तरफ जाना है। तो हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, सॉरी, तो इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे यूँ समझ लीजिए 1, 2 इधर, यानी 5 से 5.2 का मतलब क्या होता है, 5 से थोड़ा सा आगे, तो वो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्कल डालूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक इस तरह सर्कल डाल लीजिए और लिख दीजिए, या फिर सर्कल डालने के बाद ऊपर लाइन एक खींच दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एरो डालने के बाद आप लिख सकते हैं -5 × 1/5, ठीक है। इसके बाद ये रफमल था, इससे हमें पता चला था, इसको मिटा दीजिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास नंबर है 17/3। तो चलिए इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 17 डिवाइड बाय 3 है, तो 17 डिवाइड बाय 3 लिखा, तो 5.6666 आ जाएगा। तो जब भी जैसे 5.6666 ऐसे चलते चला जा रहा हो तो आप राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जैसे डेसिमल के बाद एक नंबर बचाना है, तो इससे अगला नंबर जो कि ये है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर को बढ़ा के लिख देते हैं और पिछला नंबर मिटा देते हैं। तो ये बन जाएगा 5.7, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ तकरीबन रफली कि 17/3 = 5/7, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा होगा। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं स्केल लेकर आता हूँ और एक लाइन खींच देता हूँ। तो ये स्केल की मदद से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसको इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो यहाँ से 2 के डिफरेंस से चल पड़ते हैं, जैसे कि 8 और उसके बाद 6 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 0 के बाद फिर 2 फिर 4 फिर 6 पे फिर 8 पे, ठीक है। तो इस तरह से अब स्केल को हटा देते हैं। तो ये स्केल गया हटने के बाद अब हमें पॉजिटिव नंबर है ना, तो इट्स मीन के इस साइड पे जाएगा। इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव होते हैं। तो 6 तक लिख लेते हैं, ठीक है। 5 और 6 के दरमियान ही होगा। तो यहाँ पर अगर चलो 7 भी लिखूँ तो यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ठीक है। एक नंबर भी काफ़ी होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे एरोस, ठीक है, जिससे शो होगा कि ये लाइन आगे चलती चली जा रही है। इसके बाद रेड लाइंस को हटा देते हैं और इस तरह की वाइट लाइंस जो हैं इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई नंबर लाइन। अब जो है 5.7 है, तो इट्स मीन के 5 और 6 के दरमियान में ये शो होगा। अगेन से 5 और 6 के दरमियान 9 लाइंस डलेंगी, 10 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब 5.7 है, तो 5 के बाद 7th लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो तकरीबन इधर जो है, ठीक है। तो ये देखें आप 5.7 है, तो 6 से थोड़ा सा पहले, तो मैं अंदाज़न यहाँ पे एक ऐसे सर्कल डाल सकता हूँ और ऊपर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे 17/3,
इसके बाद इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, क्या कहा जा रहा है कि x जो है वो बड़ा है -2 से और छोटा है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x से मुराद यहाँ पर ये है कि x ऐसे नंबर का सेट है जिसमें x -2 से छोटे नंबर हैं x, यानी x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उस सेट में नंबर कहाँ से कहाँ तक है, -2 से बड़े नंबर, तो -2 से बड़ा नंबर -1 होता है, उससे बड़ा 0 होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है 1, उससे बड़ा 2, और कहाँ तक जा रहे हैं, x जो है वो 4 से छोटा है तो 3 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा 3 नंबर होता है। तो ये नंबर्स जो हैं x जो है वो इस नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस चीज़ को मुझे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्केल लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये आ गया स्केल। स्केल लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इनको इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1-1 के गैप से कर लेते हैं अब, ठीक है। तो 8, 7, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 4, 7, ठीक है, इतने काफ़ी हैं। उसके बाद स्केल को हटा देते हैं। अब जो है यहाँ पे नंबरिंग अगर लिखूँ तो दरमियान में क्या होता है हमेशा 0, ठीक है, वाइट से लिखते हैं सॉरी। तो यहाँ पे लिख लूँगा 0। उसके बाद इधर जो है सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर सारे नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एरो डाल देंगे, यहाँ पे ऐसे एरो, ठीक है। इसके बाद ये रेड लाइंस को हटा देंगे, ठीक है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने बड़ी बड़ी लाइंस डाली, तो ऐसे वाइट लाइंस की मदद से अब ये इक्वली, आप थोड़ी सफाई से करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम वक्त लगे। तो अब रेड लाइंस को मिटा देंगे तो ये गई सारी मिट। तो इस तरह से हम इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए नंबर लाइन को। अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे इस सेट को, ठीक है। अब इस सेट को कैसे शो करेंगे, -1 तक। तो -1 जो है वो ये वाला नंबर है, ठीक है। तो अब इसको दो तरह से शो किया जा सकता है, जैसे इधर ऐसे सर्कल डाल दें। ये चीज़ आपको याद होगी कि ऐसे होल सर्कल का मतलब ये होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है, और ऐसे फिल सर्कल का मतलब होता है इंक्लूड। अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे फिल सर्कल हो तो उसका मतलब वो नंबर शामिल है, और अगर किसी के ऊपर अगर खाली सर्कल हो तो उसका मतलब वो नंबर शामिल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फिल सर्कल से आंसर शो करेंगे तो आप जो है -1 से लेके ऐसे और कहाँ तक जाना है 3 तक, तो 3 तक ऐसे डालेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। लेकिन जैसे कि आपकी बुक में बताया गया होलो सर्कल की मदद से आंसर है, तो आप इस तरह से ही कर दीजिए कि कहाँ से शो करना है, -2 से। तो -2 जो है यहाँ पे एक सर्कल डाल देते हैं, ठीक है। ये सर्कल यहाँ पे डाला और 4 तक जाना है और एक सर्कल यहाँ पे डाला, ठीक है, और इनके दरमियान ऐसे एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और 4 जो हैं वो शामिल नहीं हैं x को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो इस तरह होलो सर्कल की मदद से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये लाइन जो है किस चीज़ को शो कर रही है, ये लाइन हमारी शो कर रही है -2, और ये x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड स्मॉलर देन 4, ठीक है। तो 1.1 के अंदर मैं ये चीज़ अच्छे से बता चुका हूँ, तो आपको वहाँ समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे तो समझना आसान है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 6, x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, ठीक है। तो x जो है वो ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि 6 को मिला करके 6 से बड़े नंबर हैं, 7, 8, 9, और इस सेट की क्योंकि हद नहीं बताई गई तो सो ऑन आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ कि x जो है वो
x से मुराद ऐसे तमाम नंबर्स का सेट है जो कि 6 से बड़े हैं, तो ये 6 से सारे बड़े नंबर हैं और नीचे इसके लाइन डाली हुई है इक्वल टू, तो इट्स मीन के x के सेट जो है वो स्टार्ट होता है 6 से। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए स्केल लेकर आते हैं। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया, इसके बाद स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ये डाल दी मैंने स्ट्रेट लाइन। अब इसको इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2-2 इंच के डिफरेंस से कर लेता हूँ। 6 4 2, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ठीक है, स्केल को हटा देते हैं। अब नंबर्स कैसे लिखेंगे, तो हमें 6 को मिला करके लिखना है। ठीक है, तो 5 से शुरू कर लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको अगर 0 मिलाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो मेन चीज़ क्या होती है इसमें, मेन चीज़ ये होती है कि जहाँ से जहाँ तक है आपकी इस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए। इस तरफ इस वाली साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर हों, इस साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर हों। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव की ज़रूरत नहीं थी इसलिए, लेकिन जिस तरह से नंबर आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इधर तमाम पॉजिटिव नंबर हैं और पीछे चलते जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। बाकी आप सारे नंबर भी शो कर सकते हो 0 को मिला करके। ठीक है, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये ऐसे वाइट लाइंस डाल दी और यहाँ पे एरो डाल देंगे, जिसका मतलब ये नंबर आगे चलते चले जा रहे हैं। इसके बाद 4 इस तरह आगे मौजूद है। ठीक है, इस रेड लाइंस को मिटा देते हैं। अब जो है मुझे कहाँ से कहाँ तक डालनी होगी, तो देखिए मुझे 6 को मिला करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 के ऊपर ऐसे आप यहाँ पे इसके ऊपर भी डाल सकते हैं सर्कल। ठीक है, और इसके अलावा इस सर्कल को हटाने के बाद इधर भी एक फिल सर्कल डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, और आगे ऐसे एक एरो शो कर दीजिए। इस एरो का मतलब क्या हुआ कि 6 को मिला करके आगे के तमाम नंबर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगेन से मैंने बताया ऐसे करके इधर सर्कल डाल दीजिए क्योंकि 6 का नंबर सेट के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर एक थिक लाइन डाल दीजिए। मैं थोड़ी मोटी डालता हूँ, तो ये आपको एक थिक लाइन नज़र आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आप एरो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि एरो नहीं डालेंगे इसका मतलब क्या होगा कि आगे नंबर चल नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए एरो डालना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ये नंबर लाइन के ऊपर मेंशन हो जाएगा। आप इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे जो आपका क्वेश्चन था कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख देंगे, तो दैट्स ऑल, और ये मिटा दीजिएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये नवंबर का महीना है और 2024 है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी अपलोड भी कुछ दिनों तक हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है सर ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्तों में, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, जब कभी भी हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की ये चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व करना तो आसान है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी मैं करूँगा, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक बार इस सवाल को पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या चेंज हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करूँ कि चेंज होने के बाद भी आप इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहे हैं कि आपने राइट मतलब लिखना है एक्सपोनेंशियल, हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, जैसे कि ईच लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को बराबर इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, और आप इसको पॉसिबल हो तो सिंप्लीफाई भी कर देंगे, जैसे कि 1.1 के अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन तो जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है, सॉरी यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा था कि ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में मौजूद है, ये भी एक्सपोनेंशियल में मौजूद है, बट इनको तो हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन जब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके जहन में ये आएगा कि क्वेश्चन में बोला गया हर एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल में बदलना है, ये तो पहले से ही रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यही मसला है इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो भी एक्सपोनेंशियल है उनको रेडिकल में बदलो और जो रेडिकल है उनको एक्सपोनेंशियल में बदलो एंड सिंप्लीफाई देम, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। शायद इस किस्म का क्वेश्चन बनना चाहिए था, बहरहाल मुझे नहीं पता। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो उसे लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में बदलना है। तो जैसे कि 1.1 में आपने किया था सेम वैसे ही है, आपने सिंपल सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है जो कि -2 और टू द पावर कितना है 4/5, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रेडिकल की फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वलेंट रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो रेडिकल में बदलूँ तो ये रेडिकल का सिंबल डाल देंगे, अंदर -2 है तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। 1.1 में आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है, ये नंबर होता है, ये पावर बन जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या रेडिकल की फॉर्म में बदल लिया, तो क्वेश्चन का एक हिस्सा मुकम्मल, ठीक है। इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि इसको पावर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ख़त्म क्या होगी, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 दफ़ा 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस है तो माइनस के साथ, अब काफ़ी टीचर इसको ऐसे बताते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका प्रॉपर तरीका ये नहीं होता। इसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब भी आपको कोई भी एक्सपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे 4 है, वो इवन नंबर में नज़र आए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इवन नंबर में, ठीक है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है, और जब भी ऑड नंबर में हो तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। इवन नंबर किसे कहा जाता है, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन कहलाते हैं, और जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो वो ऑड कहलाते हैं, ठीक है। मुख्तसर तो ऐसे ही याद रख लीजिए आप इस बात को। तो अब जैसे 4 जो है 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 टू द 4, तो इट्स मीन क्या कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 की बजाय यहाँ पे हो जाता 5, ठीक है। अब 5 जो है वो ऑड नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो में हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो -32 आता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर में पावर थी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इवन नंबर में पावर है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो हमारे पास पॉजिटिव 16 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि पावर जो है वो इवन नंबर में हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इस इक्वल डालने के बाद पॉजिटिव 16, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 वैसे का वैसा, ठीक है। अब क्या इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे कि ऊपर भी देखा था आपने 4 और 5 जो है ये भी आपस में रिड्यूस नहीं हो सकते, और यहाँ पे अब 16 की पावर 1 है, 1 और 5 को भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो इट्स मीन ये इसके सिंप्लीफाई फॉर्म ही है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करिए, तो रेडिकल में भी बदल दिया, और इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होता नहीं, तो इसलिए ये आंसर है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए अगेन से सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन दोबारा लिखें, तो -27 है, टू द पावर कितनी है 1/3, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल से सबसे पहले हमने क्या करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो इसको इक्वली रेडिकल में चेंज करें, तो रेडिकल का साइन और ये जो नीचे पावर होती है ये इंडेक्स बन जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा -27, क्योंकि 1 जो है वो पावर हो तो वो लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, ठीक है, ये इसके आगे ही कर देते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यस हो सकता है। अगर हम फैक्टर्स बनाएं 27 के, तो 3 के टेबल पे जाता है, 3 9 are 27, 3 3 the 9 एंड 3 1 are 3, तो 3 की पावर में 3 रख सकता हूँ। तो माइनस का नंबर साथ है तो -3 की पावर में यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, और यहाँ पे तो पहले से ही 3 है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 3 से कैंसिल होता है, या आप कह लो कि इसको मज़ीद रिड्यूस भी कर सकते हैं। 1.1 अगर आपने की थी तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसको फर्दर जब भी हम इंडेक्स रिड्यूस करते हैं
तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल में बदलने के बाद रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में बताया गया है। तो हम इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल में बदलें तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस भी लिखा रहने देंगे। तो ये 3 जो है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में नीचे जाता है, तो इसलिए नीचे लिख दिया। इसके बाद 3 1 जा 3, तो 1 जो है पावर लिखते नहीं है, तो इन दी एंड 3 बच जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल एक्सपोनेंशियल से हमने इसको रेडिकल फॉर्म में बदला, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बुक में ये लिखा हुआ है तो आई डोंट नो। तो बहरहाल ये रेडिकल फॉर्म में बदल गया, उसके बाद ये फर्दर रिड्यूस हो सकता था इंडेक्स, तो हमने इंडेक्स जो है वो फर्दर रिड्यूस भी कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारूं तो यहाँ पे आ गया रेडिकल के अंदर 16 और होल की पावर कितनी है, 4। तो अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखिए, ठीक है। अब ये जो है पहले से ही रेडिकल की फॉर्म में है, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे आई डोंट नो, लेकिन सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। तो चलिए इसको मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन सही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि लग नहीं रही, तो इसको फर्दर आगे ही सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल ये 2 पार्ट हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से की है तो आप जो भी चेंजिंग हो इस क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिल वक्त के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे करते आए थे 16 को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये और ज़्यादा हल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 16 लिख दूँ तो अब देखिए 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 4 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये रेडिकल का साइन और ये होल की पावर 4 थी, तो होल की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब 2 की पावर 4 है, अब 2 की पावर 4 को अब इसको अब आप देखिए जहाँ पर जैसे ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे प्लस लिखा होता है नज़र नहीं आता, इसी तरह 2 भी लिखा होता है नज़र नहीं आता। 1.1 की अगेन से तो समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब आप देखिए इसका इंडेक्स रिड्यूस हो सकता है, तो इसलिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इंडेक्स रिड्यूस करने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल लो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो 2 वैसे का वैसा रहेगा, ये हो गया 4, जो इंडेक्स होता है वो नीचे आ जाता है तो वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ओवरऑल होल पावर 4 है तो वो मैंने 4 लिख दी। तो ये बेसिकली अब हम रिड्यूस करेंगे इसका क्या, इंडेक्स। अब फर्दर आगे चलें तो ये क्या हो जाएगा 2 2 द 4, तो अब क्या हो गया 2 की पावर 2 और होल की पावर कितनी है 4। अब आप आगे अगर चलेंगे, इसको मिटा देते हैं साथ में, आगे अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए पावर की पावर जो है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई यानी 8 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो 2 की पावर 8 है, तो 2, आई होप कि आपको अपने कैलकुलेटर पे आता होगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पे 8 लिख देंगे और ये एग्जैक्ट 256 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 256, तो ये आपका आंसर है। बुक में आपका आंसर जो है वो 128 है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट प्रिंटिंग में वो भी चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया। पार्ट 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारें तो अंदर -8 है, इंडेक्स 3 है, होल की पावर कितनी है 9। तो क्वेश्चन में सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो रेडिकल के अंदर तो ये पहले से ही मौजूद है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे पहले, तो कैसे, या फिर इसको कैसे करेंगे, जैसे 8 है, 8 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 3 आ सकती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है
इंडेक्स रिड्यूस हो सकता है। तो चलिए इसे रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो -2 की पावर जो है वो क्या है 3, ठीक है। और इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लेकर आएँ, ठीक है, सॉरी इंडेक्स एक्सपोनेंशियल में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चेंज करना तो आपको आता होगा 1.1 की, अगर अच्छे से प्रैक्टिस है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो किसी तरह भी लिखो, बात एक ही है। लेकिन बाहर जो है वो पावर 9 है, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो पीछे बच जाएगा -2 और -2 की पावर 1 कभी लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए -2 की पावर क्या बच जाएगी, पीछे 9 बच जाएगी, ठीक है। अब 2 की पावर 9 जो है वो क्या है, ओड नंबर है, क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, तो इसलिए 2 को 9 दफ़ा जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, तो जो जवाब आएगा उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो कैलकुलेटर लेकर आते हैं, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 9, और ये आ गया 512। तो 2 को जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ऑड नंबर में पावर हो तो साथ में माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे इवन नंबर में होती तो माइनस नहीं लिखते। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब ये क्वेश्चन भी अलग ही है, जैसा कि क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है उसको सामने रखते हुए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। -2 की पावर जो है वो 3 है, और यहाँ पे x टू द पावर 0 है, और इसकी पावर 5 है। तो पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर -6 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी। अब आगे चलेंगे तो x की पावर -6 ही रही, और यहाँ पे जिस भी नंबर की ये प्रॉपर्टी है, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो बराबर होता है हमेशा 1। जैसे 2 की पावर भी 0 कर दो, ये भी 1 के बराबर, 10 की पावर भी 0 कर दो, ये भी 1 के बराबर, ठीक है। तो जब भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इन दी एंड हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, x टू द पावर -6, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव वे के अंदर लिखें तो नीचे जाके ये एक्सपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी पावर ऊपर माइनस की हो तो नीचे जाके वो चेंज हो जाती है, तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। तो आंसर तो आपके बहरहाल एक ये है और एक ये है, लेकिन मुझे पता नहीं क्वेश्चन वाले ने किस तरह से क्या बात कही है, लेकिन आंसर तो हमारे आ गए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए इस काबिल तो ज़रूर बनाया है कि जो भी चेंजिंग होगी, जो भी आपके टीचर समझाएंगे तो एटलीस्ट आप समझ के उसको फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच फॉलोइंग, ठीक है। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो जैसे ये एक पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो 1.2 अगर अच्छे से की है तो आप लोग समझ पाएंगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, या कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारेंगे। तो -2 टू द पावर कितना है 3, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर -2 टू द पावर कितना है -4, फिर मल्टीप्लाई, फिर -2 की पावर कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ पे 1 होती है, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद सीधी एक लाइन खींची, नीचे जो है 2 की पावर -2 की पावर सॉरी वो कितना है -3, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है, जब बेस एक जैसी होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको 2 हिस्सों में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऊपर वालों को ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, -2 की पावर कितना, एक तो 3 है, फिर प्लस -4 है, फिर +1 है, ठीक है। तो तीनों एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद नीचे जो है -2 की पावर कितना है वो है -3। आप चाहते तो इसी स्टेप में भी ऊपर लेकर आ सकते हो इसके एक्सपोनेंट को, लेकिन मेरे ख्याल से एक स्टेप डाल देना मुनासिब रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये एक जैसी बेस है, तो अब नीचे वाली पावर जो है वो भी ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो इसको जब ऊपर लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 की पावर कितनी हो जाएगी, तो पहले से मौजूद है उसको भी लिख लेते हैं, अभी इकट्ठा ही सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन बदलता नहीं है, तो इसलिए 4 जो है वो माइनस का ही रहेगा, और ये +1 है, नीचे से -3 जब ऊपर आएगा तो ये +3 बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी एक्सपोनेंट जो प्लस माइनस होता है, ये -4
1 और 3 कितना होता है +4, और +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास -2⁻3। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट ओड नंबर हो, जैसे 3 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ओड नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, -2⁻3 है ना, तो इट्स मीन के -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर है, तो इसलिए साथ में माइनस भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आसान सा सवाल है, समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 2 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले इधर लिखना होगा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतार लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 3/4, और ये नीचे डिवाइड बाय 2 की पावर आ गया 1/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 3 की पावर कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 होता है, लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लाइन डाली और उसके बाद 3 की पावर कितनी आ गई -1/2। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, बेस एक जैसी है इसकी और इसकी। ठीक है, तो वैसे तो आप तीनों को भी इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि नीचे भी 2 ही बेस है, लेकिन मेरे मुताबिक एक स्टेप डाल देना चाहिए। ऊपर वालों को बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है 2 की पावर 1/2 ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, और नीचे 3 की पावर कितनी है -1/2, तो -1/2। ठीक है, अब यहाँ की बेस और यहाँ की बेस एक जैसी है, तो नीचे वाली पावर जो है उसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इनकी बेस सेम है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डालता हूँ, 2 आ जाएगा, तो 1/2 पहले से है और 3/4 भी पहले से है, नीचे से प्लस 1/2 ऊपर आके -1/2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 1 पहले से है, प्लस 3/2 पहले से है, नीचे से ऊपर आके प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है, तो ऐसे 1 डाल देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, वैसे भी डाल दोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी एलसीएम ही तो लेंगे हम। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं, इन सब का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 4 2, तो 2 1 2, 2 to the 4 एंड 2 1 2। ठीक है, तो 2 और 2 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, सॉरी सीधी लाइन डालनी है, यहाँ पे आ जाएगा 4। और अब जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि 1.1 मुझसे समझी होगी। हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। जो आंसर होगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 4 को अंदर रखा और इस 2 को बाहर रखा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 to the 4, तो ये 0। अब ये जो आंसर है 2, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 1 2 आ जाएगा। तो इधर एलसीएम का आ गया 2, प्लस इसके बाद ये चीज़ भी आपको बताई थी कि जब ये और ये नंबर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसा लिख देते हैं, लेकिन आप इसे डिवाइड भी करेंगे तो वही जवाब आएगा। जैसे 4 1 4। ठीक है, इसको अंदर रखा, इसको बाहर रखा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, तो दोनों तरीकों से मैंने यहाँ पर बता दिया। तो इधर आप 3 लिखेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 है। ठीक है, तो 2 के साथ दोबारा करेंगे तो यहाँ पे किया हुआ है मैंने। ठीक है, 2 के साथ करेंगे तो दोबारा से 2 ही आ जाएगा, जब 4 को अंदर रखेंगे 2 को बाहर रखेंगे। अब जब ये 2 आंसर है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा माइनस, ठीक है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप एलसीएम लेना आता भी होगा आपको। इधर एलसीएम लें तो इधर भी ऐसे ही लेंगे जैसे कि अभी मैंने लिया है ग्रीन कलर से। चलो या सबसे पहले तो लाइन खींचनी है, लाइन खींची, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 2 का, तो 2 1 2। ठीक है, 2 1 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे क्या करेंगे, इस 2 को रखते हैं अंदर, तो इस 2 को रखा अंदर, इस 1 को रखेंगे बाहर। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 2 आ जाए 2 के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 0 आ गया। तो अब जो आंसर है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 1 कितना हो गया
2 हो गया। और भी तरीका होता है एलसीएम का, लेकिन ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए मैं शुरू से इसको प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबर यहाँ वाले आपस में सेम हो, जैसे यहाँ का और यहाँ का, तो ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं, या आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तब भी यही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 वैसे का वैसा लिख लिया। फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो देखिए +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 2 की पावर बच जाएगी 3/4। और इधर जो है 3 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, तो यहाँ पे 6/2 आ जाएगा। 2 3 द 6, तो पीछे आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 to the power 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि हर स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए फॉल्स, अगर तो कोई स्टेटमेंट गलत हो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर डेट शोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो जैसे कोई स्टेटमेंट गलत साबित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये गलत है तो आप एक एग्जांपल दीजिए और ये स्टेटमेंट लिख के साबित करिए कि वो क्यों गलत है, ठीक है। तो ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहती है, उसे पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या मतलब हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो एक इंटीजर होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। अब सवाल पैदा होता है कि सर कैसे पता चला ये फॉल्स है, या आगे क्वेश्चन वाले ने भी कहा है हमें कि एग्जांपल दो और बताओ स्टेटमेंट के ज़रिए कि ये कैसे गलत है। तो देखिए इसने क्या बोला है, हर रैशनल नंबर जो है वो एक इंटीजर होता है। तो आप अपनी बुक में जब पिछले पेज पे जाएंगे, आई थिंक पेज नंबर 9 है, तो आपको ये फिगर नज़र आएगी। इस फिगर की मदद से जो है मैं ये बात आगे बता सकता हूँ कि वो उसमें जो बात कही गई है वो गलत है। कैसे, जैसे आप अब देखिए उसने कहा है कि हर रैशनल नंबर जो है वो एक इंटीजर होता है, जो कि गलत बात है। जैसे कि ये रैशनल, जैसे कि ये टेबल तो आपको पता है ना, सब यानी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर जो है आगे फर्दर दो हिस्सों में तकसीम हुआ है या डिवाइड हुआ है, रैशनल और इरैशनल नंबर के अंदर। फिर आगे रैशनल जो है वो फिर मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, इंटीजर और नॉन इंटीजर के अंदर, ठीक है। फिर आगे जो है इंटीजर फर्दर डिवीजन। तो आई होप अब आप समझ रहे होंगे इस चार्ट को देखने के बाद। तो पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि रैशनल नंबर जो है वो हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, जो कि गलत बात है। आप यहाँ पे देखें कि तो ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर्स जो हैं उसकी फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एक इंटीजर और सेकंड ब्रांच नॉन इंटीजर। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से ये बात पता चली कि रैशनल नंबर का ताल्लुक इंटीजर से नहीं बल्कि नॉन इंटीजर से भी होता है। तो इसलिए मैं ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पर कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये बात गलत है। रैशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। तो इस चीज़ को मैं एग्जांपल और स्टेटमेंट के ज़रिए अगर बताऊं तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज नॉन इंटीजर आल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि जो नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल 9/3, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है लेकिन नॉन इंटीजर है, जैसे कि लिखा हुआ 9/3 इज़ अ नॉन इंटीजर एंड आल्सो अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया था कि हर रैशनल नंबर जो है वो एक इंटीजर होता है, जो कि गलत बात है। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होता, बल्कि नॉन इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 9/13। अब समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बी की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट की तरफ चलें तो इधर लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। अब इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि हर रियल नंबर जो है वो एक इरेशनल होता है, जो कि गलत बात है, ठीक है। ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉल्स क्यों है, अगेन से हमें चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा जो कि आपकी बुक में है। तो देखिए रियल नंबर की बात की जा रही है, तो ये आपका रियल नंबर आ गया, ठीक है। रियल नंबर्स को फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है या किया जाता है, रैशनल नंबर्स में और
इरेशनल नंबर्स में। तो यहाँ से क्या पता चला, रियल नंबर की दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है हम लोगों को क्या, कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ इरेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि गलत बात है। रियल नंबर जो है उसमें रैशनल नंबर भी सारे के सारे शामिल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे कि दोबारा पढ़ूँ तो एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल, जो कि गलत है। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के ज़रिए भी लिख देता हूँ और स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जैसे कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट, बिकॉज रैशनल नंबर्स आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। सिर्फ इरेशनल ही नहीं बल्कि रैशनल नंबर जो हैं वो भी ताल्लुक़ रखते हैं रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल -5, 0, 7 ये तीनों जो हैं वो क्या है, वो रैशनल नंबर हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, -5, 0, 7 आर रैशनल एंड आल्सो वुड बी रियल नंबर्स, के -5, 0, 7 ये तीनों के तीनों रैशनल भी हैं और साथ साथ रियल नंबर भी होंगे, ठीक है। तो आई होप स्टेटमेंट तो जिस तरह भी लिखो, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है, तो आप स्टेटमेंट अपनी टीचर्स की भी फॉलो कर सकते हो। मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सी की तरफ चलते हैं। तो सी पार्ट की तरफ चलें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। ये बात सही है, क्योंकि आपको मैं फिगर की मदद से दिखाता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे किससे ताल्लुक़ रखते हैं, रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्रांच ही तो है वो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो तो सही साबित हुई। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप ट्रू, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ, जब भी कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित हो तो आपने वजह बतानी, एग्जाम्पल देना, लेकिन जो सही है वो तो बस ट्रू के ज़रिए ही प्रूफ हो जाती है। इसमें कुछ लिखने की मेरे मुताबिक तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके टीचर कहते हैं तो आप इसको फर्दर डिटेल से लिख सकते हो, ठीक है। आप डी की तरफ चलें तो डी में क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो अगेन से टेबल की तरफ जाना होगा, क्योंकि इस टेबल की मदद से ही हर बात समझना आसान है, जहन में रखना आसान है। तो हर इंटीजर जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आप अगर देखेंगे तो रैशनल नंबर जो है, इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर से ही निकले हैं, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो तमाम इंटीजर्स का ताल्लुक रैशनल नंबर से होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसकी ब्रांच है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि तमाम इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे चलें तो लास्ट में एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। क्या मतलब कि जितने भी रियल नंबर हैं मैथ के अंदर वो या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। तो इस चीज़ को भी टेबल की मदद से देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा टेबल। तो जितने भी रियल नंबर, ये सारे हमारे रियल नंबर्स का सेट है। तो आप देखें, या तो रियल नंबर रैशनल सूरत में होते हैं या इरेशनल नंबर्स की सूरत में होते हैं। तो ये बात भी सही है कि तमाम रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल की सूरत में ही मौजूद होते हैं। तो आप इसके आगे भी क्या लिख सकते हैं, इसके आगे भी ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत है, या फिर कुछ समझ ना आया हो तो उसके लिए भी माजरत है। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।